इजराइल हमास की अंतिम लड़ाई क्या युद्ध विराम खत्म होने के साथ ही शुरू हो सकती है? आपकी क्या राय है? कृपया वीडियो देखने के बाद अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान पॉसिबल है। अब आपको जानकारी होगी कि ये सैन्य अभियान अपने अंतिम चरण में चल रहा है। हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम हो चुका है और इसमें इजरायली और फ़लस्तीनी बंधकों की रिहाई का रास्ता भी खोल दिया है। इस टाइप की अस्थायी युद्ध विराम ने इसमें 3 देश शामिल हैं, ठीक है। लेकिन इससे इजरायली फ़ौज की कार्रवाई में 4 से 9 दिन तक की देरी होने की बात कही जा रही है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमास कितने बंधकों को रिहा कर रहा है, मतलब होस्टेज उसने रख रखे हैं। उसने 50 की बोला था, अगर उसने 50 और मैं बताऊँ कुछ बंधक मर भी गए होंगे और वो मरे हुए बंधकों को बिल्कुल सहेज के रखेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर बदले में हमास के आतंकवादी भी तो नहीं छोड़े जा सकते। इजरायली विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब बंधकों की अदला बदली का काम पूरा हो जाएगा तो गाजा शहर पर नियंत्रण की लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी और ये हफ्ते भर से 10 दिनों तक चल सकती है और उससे ज़्यादा भी। लेकिन उस सूरत में क्या होगा अगर इजरायली फ़ौज अपना ध्यान गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके की तरफ मोड़ ले? इस बात के संकेत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गंभीरता के साथ दे भी चुके हैं। ये तो बहुत गंभीर समस्या होने के कारण हो सकते हैं। इजराइल ने इस बात की कसम ली है कि वो हमास का जहाँ कहीं भी वजूद होगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, और सही भी है। हमास को बर्बाद ही करना चाहिए क्योंकि उसने निहत्थे इजरायली और विदेशी लोगों पर हमला करके उन्हें किडनैप किया है। इजराइल का मानना है कि याह सिनवार और मोहम्मद देफ जैसे हमास के सीनियर नेता हजारों लड़ाकों के साथ गाजा पट्टी के दक्षिण में ही कहीं हैं। शायद उनके साथ बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी मौजूद हो सकते हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अब ये बहुत ह्यूमन कह सकते हैं मानवीय संकट सा आ गया है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इजराइल ये फैसला करता है कि वो गाजा पट्टी के उत्तर में जो कुछ कर चुका है वह ही उसे दक्षिणी इलाके में भी करना है, तो क्या पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के मन में इजराइल के लिए जो सहानुभूति है वो कम तो नहीं होने लगेगी? गाजा पट्टी के लगभग 22 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर चला गया है। दक्षिण के इलाके में लोग अटे पड़े हैं, मतलब बहुत कम जगह में लोग जाते हैं। उनमें बहुत सारे लोग डरे सहमे बेघर हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा है ना मानवीय त्रासदी होने की आशंका है, प्रतीक्षा कर रही है। अल मवासी के रेतीली मैदानों के बीच टेंटों में ठूंसे सैकड़ों फ़लस्तीनियों का मंजर दुनिया को इस मानवीय संकट की ओर निगाहें दौड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। फ़लस्तीनी लोगों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता एजेंसी UNRWA के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा पट्टी से लगभग 17 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में है ना पहले से ही भीड़ भाड़े वाले शिविरों में पनाह ले रखी है। शिविर का मतलब टेंट लगा दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी वहाँ की खराब होती स्थिति के बारे में लगातार कहते रहे हैं। दसियों हजार लोगों ने स्कूलों, अस्पतालों, कुछ मामलों में अस्थायी तंबुओं में डेरा डाल रखा है। वहाँ सर्दियों की शुरुआत बारिश से हुई है। लोग अभी ही बाढ़ और जैसे हालात से रूबरू हो चुके हैं। उनकी तकलीफ़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। कई हफ्तों से इजरायली अधिकारी एक समाधान का जिक्र कर रहे हैं। वे अल मवासी की बात करते हैं जो कथित तौर पर सुरक्षित इलाका माना जाता है। नक्शे पर एक सकरीसी पट्टी जैसा इलाका है जहाँ मुख्य रूप से खेती होती है। भूमध्य सागर के किनारे मौजूद अल मवासी से मिस्र की सीमा भी करीब है। पिछले हफ्ते खान यूनिस के बाद से एक शहर में आसमान से पर्चियाँ गिराई गईं जिसमें लोगों को हवाई हमलों के बारे में आगाह किया गया था। इन पर्चियों पर लिखे संदेश में लोगों को पश्चिम की ओर समंदर के पास जाने का निर्देश दिया गया था। अल मवासी का इलाका बताते हैं आपको क्या है। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाय आद्राई ने अरबी मीडिया के लिए गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने गाजा के लोगों से कहा, अल मवासी उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए उचित माहौल मुहैया कराएगा। लेकिन सवाल तो फिर भी उठता है ना कि ये सोचना कितना वास्तविक है कि 20 लाख से अधिक लोग उस छोटे से इलाके में कैसे पना लेंगे जहाँ है ना और जबकि वहीं पास में जंग छिड़ी हो। और ये भी
अल मवासी में उनकी शरण लेने के लिए स्थितियाँ कितनी है ना अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं। ऊपर के नक्शे में देखा जा सकता है कि अल मवासी में खेती की ज़मीन के टुकड़े हैं, ग्रीन हाउस घर हैं और ध्वस्त हो चुकी इमारतें हैं। इसराइल का कहना है कि अल मवासी 2.5 किलोमीटर चौड़ा और 4 किलोमीटर से कुछ अधिक लंबा है, लेकिन इसका सही आकलन करना मुश्किल है। इजरायली मिलिट्री की एक शाखा COGAT, कोऑर्डिनेटर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इन द टेरिटोरीज ऑफ, है ना, फ़लस्तीन, हाँ, और इसमें फ़लस्तीन मामलों के पूर्व सलाहकार डॉक्टर माइकल मिलस्टीन अल मवासी को एक खूबसूरत, अच्छी लेकिन छोटी जगह बताते हैं। लेकिन सहायता एजेंसियां अल मवासी के बारे में बताते वक्त इतनी उदारता नहीं बरतती। शरणार्थी कैंप में क्या होने वाला है? UNRWA में संचार निदेशक जूलियट टामा कहती हैं कि ये ज़मीन का टुकड़ा भर है या कुछ नहीं है। कुछ है तो वो है रेत के टीले और खजूर के पेड़। लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाली इस छोटी सी जगह में हज़ारों लाखों बेघर लोगों को बसाने की कोशिश का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र के सामने पहाड़ सी चुनौती खड़ा हो जाना। यहाँ पर अस्पताल नहीं है और यहाँ लोगों के रहने के लिए उन्हें इमरजेंसी शेल्टर, शायद टेंट लगाने पड़ेंगे। नैतिक तौर पर ये बहुत ही बड़ी, है ना, चुनौती होगी। गजा में रहने वाली अधिकांश आबादी ऐतिहासिक तौर पर शरणार्थी रही है और 1948 में इजराइल के बाहर निकाले जाने के बाद लोग लंबे वक्त तक टेंट में ही रहे हैं। गजा पट्टी में पहले ही 8 शरणार्थी कैंप हैं जिनका दायरा गुजरते दशकों में बढ़ता ही रहा है और जो अब कैंप से बढ़कर बेहद भीड़ भाड़ वाले शहरों की शक्ल ले चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र नहीं चाहेगा कि यहाँ एक और शरणार्थी कैंप बनाने का जिम्मेदारी वो उठाए। इजराइल के साथ चर्चा की जा रही इस मैटर पर। इजरायली अधिकारी कहते हैं कि राहत कार्य में लगी एजेंसियों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये सुनिश्चित करें कि मानवीय मदद रफा क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर दूर अल मसाबी तक पहुंच सके। हालांकि अब तक उन्हें ये नहीं बताया कि वास्तव में ये कैसे होगा। कहा जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारी अतिरिक्त सुरक्षित रास्ते के लिए इजराइल के साथ चर्चा कर रहे हैं। इनमें गाजा पट्टी, है ना, पर दक्षिण छोर पर स्थित दहानियाँ शामिल है। इजरायली बंधकों को छोड़ने को लेकर इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार को लागू हुए समझौते के तहत इजराइल रोज़ राहत सामग्री से भरे 2 ट्रकों को गाजा में, है ना, सुरक्षित आने देगा। और बीते कुछ सप्ताह में गजा में पहुंचने वाली राहत सामग्री की तुलना में ये कहीं अधिक होनी चाहिए। लेकिन 16 नवंबर को फ़लस्तीनी लोगों को मानवीय मदद दे रही संयुक्त राष्ट्र की 18 एजेंसियों और राहत कार्य में जुटी दूसरी एजेंसियों ने इजराइल की योजना को सिरे से खारिज कर दिया था। एक तरफा प्रस्ताव रखा गया, वो क्या है? उन्होंने कहा कि गाजा के भीतर एक सुरक्षित जोन बनाने की योजना में हम हिस्सा नहीं लेंगे, खासकर तब जब हम सभी पक्षों की सहमति के बिना ऐसा हो रहा हो। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में संबंधित पक्ष इजराइल, हमास और वेस्ट बैंक में मौजूद फ़लस्तीनी प्रशासन। अल मवासी का नाम लिए बगैर 16 नवंबर के इस बयान में ये चेतावनी भी दी गई कि इजराइल का एक तरफा प्रस्ताव कई जिंदगियों को जोखिम में डाल सकता है। बयान में हस्ताक्षर करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अढ़नोम घिब्रियोसस ने इजराइल की इस योजना को तबाही का नुस्खा बताया। उन्होंने कहा, बिना मूलभूत ढांचे और सुविधाओं वाली किसी छोटी सी जगह में क्षमता से अधिक लोगों के रहने की कोशिश से उन लोगों के स्वास्थ्य पर जोखिम बढ़ जाएगा जो पहले से ही मुश्किल स्थिति में हैं। हमास के लड़ाके के बारे में जानकारी देते हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि बीते दिनों में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमास जिम्मेदार है और ऐसा लगता है कि वो आने वाले खतरों से अनजान है। उनका कहना है कि अल मवासी वो इलाका है जिस पर उनकी सेना ने हमला नहीं करेगी, है ना, उस पर नहीं करेगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हैच कहते हैं कि मुश्किल हो सकता है लेकिन वो लोग जीवित रहेंगे। इजराइल के लिए ये सैन्य ज़रूरत बन गया है। उनका कहना है कि जिस तरह गजा शहर के नीचे हमास का नेटवर्क है, ठीक वैसे खान यूनिस और रफा में भी हमास के लड़ाके फैले हुए हैं और वहाँ उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इजराइल का कहना है कि वो हमले से पहले आम लोगों को इलाके से बाहर निकालना चाहता है। उसकी दलील है कि ये हमास को हराने का मानवीय तरीका हो सकता है। इजराइल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल याकूब अमिद्रोह कहते हैं कि इजराइल के लोगों को ये पसंद नहीं है कि गाजा के लोग सर्दियों में या बारिश में अल मवासी में रहें, लेकिन फिर विकल्प क्या है बताइए? अगर किसी के पास इसके अलावा हमास को ख़त्म करने का कोई और तरीका है तो मेरी गुजारिश है कि वो हमें बताए।
पश्चिमी मुल्कों का धैर्य प्रश्न। लेकिन आने वाले वक्त में पता नहीं कितने महीनों तक भीषण सर्दी के दिनों में और बेहद छोटी सी जगह क्षमता से कहीं अधिक लोगों के रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चिंता और चर्चा होगी। इसके साथ ही ये भी चर्चा होगी कि इजराइल ने गजा में अपने सैन्य अभियान को किस तरह अंजाम दिया है। पश्चिमी मुल्क से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर मुझसे कहा कि इस इलाके में एक नया ज़मीनी अभियान शुरू करने का मतलब है कि कई लोग बड़ी संख्या में हताहत होंगे, बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे। इजराइल को लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहानुभूति रही है इससे उसके ख़त्म होने का खतरा 100% बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि इसे लेकर पश्चिमी मुल्कों का धैर्य कब तक बना रहेगा। नेतन्याहू सरकार को ये पता है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद उसे पश्चिमी मुल्कों के अपने सहयोगियों से लगातार सहानुभूति मिलती रही है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। लेकिन इजरायली अधिकारी ये भी जानते हैं कि उनके सहयोगियों की ये सहानुभूति असीमित नहीं है। वो जानते हैं कि युद्ध विराम ख़त्म होने के बाद इजराइल जब एक बार फिर अपना सैन्य अभियान शुरू करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को लेकर आवाज़ें पहले से और तेज़ हो सकती हैं। 2021 से लेकर 2023 तक इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल का नेतृत्व कर चुकी डॉक्टर याल हुलाता कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजराइल के अभियान में रुकावट नहीं बनेगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इस दबाव के सामने अपने हथियार नहीं डालेगी। इजराइल के नागरिक अपनी सरकार यही उम्मीद करते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, इजराइल सरकार अपने अभियान के अगले चरण को लेकर विचार कर रही है, लेकिन आम लोगों के भविष्य के लिए कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में साफ है कि गजा के लोगों की मुसीबतें जल्द ख़त्म नहीं होने वाली हैं। हो सकता है कि उनकी स्थिति पहले के मुकाबले और बिगड़ जाए। जय हिंद।